नमस्कार दोस्तों, इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है इतिहास की क्लास नंबर 31। इसमें हम देखेंगे 1857 की क्रांति, यानी कि द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति जब भी हमारे जहन में आता है तो हमें लगता है कि ये एक सिपाही विद्रोह था, सिपाहियों ने इसको शुरू किया था और यहीं तक ये सिमट के रह गया। तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए 1857 का जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुए थे, इसके बहुत से कारण थे। ठीक है, इसके राजनीतिक कारण थे, प्रशासनिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सैन्य कारण थे और भी पहलू थे। लेकिन 1857 की क्रांति शुरू होने की मैं बोलूं कि शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। ये क्रांति भले ही आपका 10 मई 1857 को शुरू होती है, लेकिन इस क्रांति की मैं बोलूं कि जो नींव थी बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। अब नींव पहले कैसे पड़ चुकी थी, थोड़ा उसको आप फ्लैशबैक में आप देखेंगे। जब अंग्रेजों ने पहली बार 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था, तो प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने उपनिवेशवाद की शुरुआत की। और अंग्रेजों का उपनिवेशवाद जो भारत को बनाना था, उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो भारत से अधिकतम आर्थिक लाभ कमाना और व्यापारिक लाभ कमाना था। तो कालांतर में अंग्रेज क्या करते गए, भारत का जो भी कच्चा माल था उस कच्चे माल को ही क्या करते थे, अपने देश इंग्लैंड में भेज देते थे और इसी कच्चे माल से जो भी प्रोडक्ट तैयार होता था उसको ऊंचे दामों में भारतीय बाजारों में बेचते थे। यही तो करते थे ना। तो इससे क्या लॉस होने लगा, देखिए इससे क्या हुआ कि भारत का तेजी से विऔद्योगिकरण हुआ, यानी कि भारत के उद्योग धंधे बंद होने लगे। भारतीय समुदाय की कृषि पर निर्भरता पहले से ज्यादा बढ़ गई। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भारी भरकम टैक्स लगाए, जमींदारों का अत्याचार हो ही रहा था, साहूकारों का जो ब्याज वसूली हो रही थी वो हो ही रही थी, अंग्रेजों की जो भू नीतियां आ रही थी अलग अलग, उसके कारण क्या हुआ, किसान समुदाय में भी आक्रोश हो गया। किसानों ने बोला भैया ये तो हमारा शोषण कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, जो मैंने बोला कच्चा माल ये ले जाते थे। कच्चा माल यहाँ पे अगर ये बात करें तो भारतीयों से ये कच्चा माल जो ले जाते थे अगर विदेशों में, तो मात्र 1-2-3% टैक्सेस पे ले जाते थे। और बाद में उन्हीं जो उस माल से तैयार जो चीजें होती थी, जैसे सूती कपड़े हैं, रेशम के कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, उन पर 10-20-30% तक टैक्स लिया जाता था, है ना। तो इससे क्या हो रहा था, दोनों तरफ से जो कमर टूट रही थी हमारे भारतीय लोगों की ही हो रही थी यहाँ पे। उसके अलावा देखिए इन्होंने किसानों को जबरदस्ती बोला भैया जो तुम धान गेहूं चावल उगाते हो इसको बंद करो, आप हमारे लिए व्यापारिक खेती करो। यानी कि उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया, बोला कि कपास उगाओ, नील की खेती करो, अफीम की खेती करो, चाय की खेती करो, कॉफी जूट की खेती करो। तो इससे क्या हुआ, कृषि का क्या हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया, यानी कि कृषि का वाणिज्यीकरण होने लगा। तो किसान वर्ग में तो आक्रोश था ही। और जो किसानों का देखिए खेती नहीं होगी, जो सामान्य जनजीवन था, अकाल वगैरह से बहुत ज्यादा प्रभाव होने लगा अकाल का। अकाल के बीच में भी इनने टैक्सेशन में रिलैक्सेशन नहीं दिया, है ना। तो कुल मिलाकर ये एक फिर बाद में तभी 1857 आते आते जो क्रांति 1857 की शुरू हुई थी, ये एक जनव्यापी विद्रोह बन गया पूरा। यानी कि इसमें कुछ वर्गों को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो इसलिए 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस क्रांति ने कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की भी पोल खोल दी कि इनके जो प्रशासनिक राजनीतिक कार्य हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फाइनली क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत हो जाता है इस क्रांति के बाद। और फिर एक नया एक्ट आता है 1858 में, जिसको हम क्राउन का एक्ट के नाम से जानते हैं। और भारत का पूरा शासन ब्रिटेन की रानी जो थी उसमें विक्टोरिया, उसके अधीन हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरी कहानी हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले जानेंगे 1857 की क्रांति के कारण, कुछ महत्वपूर्ण कारण है। क्रांति होने का एक रीजन और था, देखिए जो भारतीय सैनिक थे ना, भारतीय सैनिक केवल निचले पदों पर भर्ती होते थे। आपको मैंने बताया था जब कार्नवालिस आया था, कार्नवालिस ने बोला कि जो भारतीय लोग हैं ये केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी तक ही रहने चाहिए, ग्रुप ए और बी में केवल मेरे अंग्रेज भाई रहेंगे, क्योंकि भारतीय लोगों को प्रशासनिक कार्यों का अनुभव नहीं है। दूसरा, अगर इनको उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठा देंगे तो ये ज्यादा भ्रष्टाचार करेंगे। तो इसलिए भारतीयों को केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी तक ही सीमित रखा जाता था। सेना में मान लीजिए कोई भारतीय भर्ती हो जाए तो मैक्सिमम सूबेदार के पद तक जा सकता था वो, सूबेदार। ठीक है, ऑनररी 2 स्टार का रैंक होता था सूबेदार। तो इससे ज्यादा वो बन नहीं सकता था कभी। जबकि अपने जो इनके गोरे थे उनको सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, उसके बाद मेजर, आगे कर्नल वगैरह तक जाता था, ऊपर ब्रिगेडियर तक। भारतीय केवल सूबेदार तक जाता था। और भारतीय सैनिकों को, भारतीय सेना के जो भारतीय मूल के जो लोग थे ना ब्रिटिश सेना में, उसमें मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे और धर्म के लोग भी थे। तो ये क्या करते थे, जो भारतीय सेना, जो ब्रिटिश सेना में भारतीय लोग थे जिसमें हिंदू थे, हिंदू के देवी देवताओं को गाली देते थे और मुस्लिमों को पैगंबर को गाली देते थे, मुस्लिम सैनिकों के। ठीक है, सिख कोई है तो उसके गुरुओं को गाली देते थे। तो सैनिकों में पहले से विद्रोह होने की आशंका थी, क्योंकि उनका जो धार्मिक पहलू है उससे छेड़छाड़ इनके ब्रिटिश ऑफिसर कर रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से ये क्रांति जन्म लेती है।
तो चलिए देख लेते हैं 1857 की क्रांति के जो प्रमुख कारण थे। सबसे पहले देखिए आर्थिक कारण की मैं बात करूं, इकोनॉमिक रीजन। तो इकोनॉमिक रीजन में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत और भारत के व्यापार और स्थानीय उद्योगों का दमन कर दिया एक हिसाब से, ठीक है। यानी कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इन लोगों ने यहां से कच्चा माल उठाया, अपने ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों में ले गए, क्योंकि वहां पे औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। वहां से इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की और उसी माल को हमारे देश में ऊंचे ऊंचे दाम में बेचा, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ कि भारतीय जो व्यापार था और स्थानीय उद्योग थे उनकी कमर टूट गई। तो ये रीजन था एक, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कारण यही था, जिससे लोगों में काफी ज्यादा विरोध पैदा हो गया कि अंग्रेज हमारा ही माल ले जाकर हमसे सस्ते औने पौने दामों पे ले जाके अपने देश में ले जाके उसी से निर्माण करके उसी माल को हमें डबल ट्रिपल दाम में बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रीजन था। दूसरा हमारा देखिए प्रशासनिक कारण। तो प्रशासनिक कारण में देखिए क्या क्या कारण रहे। तो प्रशासनिक में देखिए हमारा सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति आई डलहौजी के टाइम पर, ऐसे आपका जो हमारा सहायक संधि थी वेलेजली ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो जमींदार वर्ग था, जमींदार वर्ग जो था, जो जागीरदार वर्ग था, जागीरदार होते थे ना, यानी कि रियासतों के राजा वगैरह, और इसके अलावा राजवंश या राजकुंवर थे, ठीक है, इनकी क्या कर दी, इनको हटाना शुरू कर दिया। इनको हटाना शुरू करा, बोला कोई राजा नहीं होगा। जैसे इन्होंने पेशवा का पद समाप्त कर दिया, पेशवा की पेंशन समाप्त कर दी थी इन्होंने, है ना। तो ये कुछ कारण थे, प्रशासनिक कारण, जिससे क्या हुआ कि काफी ज्यादा रोष व्याप्त हो गया इन समुदायों में। इन्होंने बोला भैया आपका, क्योंकि उससे पूरा मुगल काल चल रहा था, तो मुगल काल में फारसी भाषा थी, ठीक है, फारसी भाषा। तो इन्होंने बोला फारसी नहीं, अब केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो गया, यानी कि भाषा को भी इन्होंने थोप दिया था, भाषा को भी थोप दिया इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो भी नौकरियां थी, नौकरी में इन्होंने केवल और केवल उच्च पदों पर अपने लोग रखे और निम्न पदों पर भारतीय रखे, निम्न पदों पर भारतीय और उच्च पदों पर हमारे यूके के लोग थे सब, ठीक है, ब्रिटेन के लोगों को रखा इन्होंने, क्योंकि भारतीयों को वो उच्च सेवाओं के लिए अयोग्य मानते थे, और ये कॉर्नवालिस के टाइम पर हो चुका था। तो एक आक्रोश यहाँ पे भी पैदा हो गया। उसके अलावा देखिए प्रशासन में अगर हम जुडिशियल व्यवस्था देखते हैं, न्यायिक व्यवस्था, तो न्यायिक व्यवस्था में भी भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। इसमें हम देखें तो जो भारतीय जज था किसी भी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता था, ठीक है। और दूसरा देखिए हमारा अंग्रेजों की जो न्याय प्रणाली थी वो बहुत ज्यादा पक्षपात पूर्ण थी, भारतीयों के लिए वो पक्षपात करते थे, ठीक है। इससे भी काफी ज्यादा असंतुष्टि थी। और इसके अलावा प्रशासन संबंधी जो कार्य हैं, यहाँ पर अंग्रेजों ने योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया, ठीक है, धर्म को इन्होंने आधार बना दिया था। बोला योग्यता नहीं है, धर्म के हिसाब से, क्योंकि ईसाईयत धर्म को ये ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। तो जो भी हमारे मिशनरीज रिलीजन वाले थे तो उनको ये बेनिफिट दे रहे थे, ताकि जो भी हमारे भारतीय समाज के लोग हैं वो मिशनरीज यानी कि जो हमारा क्रिश्चियनिटी है उसकी तरफ आकर्षित हो। काफी लोगों ने कन्वर्जन किया इसमें, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। इसके अलावा डलहौजी ने तंजौर हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ के जो नवाब थे उनकी उपाधियां जब्त कर ली। मुगल शासक जो था बहादुर शाह, उसको काफी ज्यादा अपमानित इन्होंने किया था, है ना। तो ये काफी चीजें हुई थी उसमें। ये एक प्रशासनिक कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का। इसके बाद हम आगे देखेंगे धार्मिक और जो सामाजिक कारण थे। तो धार्मिक और सामाजिक कारणों में जो प्रमुख कारण रहा था कि आपको पता ही है, जब बेंटिक आया था, बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, सती प्रथा को समाप्त किया था। हालांकि मानवता के हिसाब से हम देखते हैं, नैतिकता के हिसाब से हम देखते हैं, तो ये सती प्रथा का अंत करना सही था। लेकिन भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो नहीं चाहता था कि ये प्रथा समाप्त हो। उनको लगता था कि सती प्रथा सही है। सभी लोग खुश नहीं थे इस सती प्रथा उन्मूलन से। ऐसे देखिए हमारा विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो लाया था हमारा, कौन लाया था? डलहौजी, ठीक है, 1854 में। लागू कब से हुआ? 56 में लागू किया कैनिंग ने इसको लागू किया, विधवा पुनर्विवाह एक्ट को। तो इस एक्ट के बाद भी हमारा समाज का एक जो बड़ा वर्ग था वो नाराज हो गया ब्रिटिशर से। बोला यार ये विधवाओं की शादी करने का एक्ट क्यों लाए? है हमारे समाज में परंपरा बनी है, ये हमारी रूढ़ी बनी हुई है कि आप जो विधवा है वो दोबारा शादी नहीं करेगी। ये अपना एक्ट कानून हम पे थोप रहे हैं। तो इससे भी कुछ लोग नाराज थे। ऐसे हमारे एक 1845 का जेल अधिनियम था, 1845 का जेल अधिनियम। अब जेल अधिनियम में क्या होता था, जब भी कोई भारतीय जेल में जाता था तो जेल में जाकर देखिए जेल का जो खाना होता था कोई भी धर्म का आदमी वहां बनाता था। वहां पर देखिए जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय भारत की, ब्राह्मण,
ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनमें जो चारों वर्ग के लोग थे ये मिक्स हो जाते थे जेल में। फिर मिक्स होके क्या करते थे, जो भी पाकशाला थी, यहाँ पे जो खाना बनाने का स्थान था, वहां पर बारी लगती थी सबकी, तो कई बार मिलकर खाना बनाते थे। तो मिलकर खाना बनाने की वजह से जब भी जेल से छूटकर कोई उच्च कोटि का आदमी बाहर आता था, उच्च होने वाला, तो समाज उसका बहिष्कार कर देता था। यानी कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण आया जेल से छूट के, तो उसके बाद अन्य वर्ग के लोग और ब्राह्मण वर्ग के लोग उस पर उंगली करते थे, तू तो जेल में जो निम्न वर्ण है या जो ऐसा वर्ण है जिनका बनाया हुआ हम खाना नहीं खाते, तो उनका खाना खा के आया। ठीक है, हालांकि ये गलत था, देखा जाए तो सामाजिक आधार पर गलत था, लेकिन समाज तो उसमें उसी को सही मानेगा ना। तो ये जो 1845 का जेल अधिनियम था, मिलकर खाना बनाना पड़ता था इसमें, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण हो गया। इसके अलावा देखिए 1813 में क्या हुआ, हमारा जो ईसाई मिशनरी थे भारत में आए। ईसाई मिशनरीज का मेन जो मोटो था वो था भारतीयों को क्या करना है, ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्जन करना है। और साथ ही इन्होंने भैया एक नियम भी निकाला था कि बहुत से स्कूल इन्होंने खोले, मिशनरीज ने बहुत से स्कूल खोले, लेकिन स्कूलों में बाइबल पढ़ाना अनिवार्य कर दिया, ताकि इनका जो दिमाग है बाइबल पढ़ेगा तो ये क्रिश्चियनिटी की तरफ झुकेगा। तो दिमाग से मतलब इनका ब्रेन वॉश करने की चाल चली इन्होंने भारतीयों की। ठीक है, और इसके अलावा देखिए अंग्रेजों का जो हमारा भारतीयों के प्रति सम्मान था वो बहुत बेकार था। अंग्रेज जो थे भारतीयों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। जहां पर भी भारतीय मिलकर मारपीट शुरू, कुछ गलत कर दिया मारपीट शुरू। आप देखते हैं गांधी जी तक का हमारा सामान ट्रेन से फेंक दिया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेसिज्म की वजह से, नस्ल भेद की वजह से। उसके अलावा आपने देखा होगा डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इनके कुछ ऐसे रेस्टोरेंट थे, ऐसे स्पेशल प्लेस थे जहां पर कुत्तों को और भारतीयों को आने की मनाही थी। बाहर साइन बोर्ड पे साफ लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो इस प्रकार की चीजें कर रहे थे भाई, गोरे और काले का ये नस्ल भेद शुरू कर दिया था इन्होंने। तो इससे भी कई ज्यादा क्या हो गया था, आक्रोश भारतीय समाज में पैदा हो गया था। ठीक है, तो ये भी रीजन थे। तो समाज का जो रूढ़िवादी वर्ग था वो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध खड़ा हो गया था, जब उन्होंने सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ठगी प्रथा, या बोल सकते कि जो बलि प्रथा थी उस पर इन्होंने रोक लगाई थी। ठीक है, और पाश्चात्य शिक्षा जो पाश्चात्य शिक्षा थी, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन थी, ये भारतीय समाज की जो शिक्षा थी उसकी जड़ों को समाप्त कर रहा था। तो जो हमारी वैदिक शिक्षा थी, धार्मिक शिक्षा थी, ज्योतिष शिक्षा थी, तो इसको खत्म कर रही थी पाश्चात्य शिक्षा, थोपी जा रही थी। तो इससे भी एक वर्ग नाराज था, यानी कि कोई ना कोई वर्ग इन ब्रिटिशर्स के किसी न किसी कारनामे से परेशान था। ठीक है, तो ये रीजन थे। और इसके अलावा देखिए अन्य मैं बात करूं तो कुछ और अन्य रीजनों की बात करूं तो राजनीतिक कारण देखो, तो राजनीतिक कारण कौन कौन से थे। तो राजनीतिक में हम देखते हैं, एक तो हमारा वेलेजली की सहायक संधि जो थी, वेलेजली की सहायक संधि। तो वेलेजली की सहायक संधि में आपको पता ही है क्या होता था। इसमें जो भी राज्य इस सहायक संधि को साइन करता था वहां पर हमारी ब्रिटिश सेना रहती थी, उस ब्रिटिश सेना का खर्चा वो राज्य उठाता था। साथ ही ब्रिटिशर्स की तरफ से वहां पर एक रेजिडेंट भी निवास करता था, है ना। तो इससे क्या हुआ कि कई बार राज्यों के कार्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप होने लगा। तो नवाब जो थे, राजा जो थे, गुस्सा हो गए, बोला यार यहाँ पे रेजिडेंट भी रखा है, सेना भी रखी है, और हमारा एक खाके हमको आंखें दिखा रहे हैं। तो ये वाली बात भी हो गई वहां पे। दूसरा देखिए आपका डलहौजी आया, डलहौजी ने तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही शुरू कर दी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी कि डलहौजी ने बोला भैया आपका कि जिसका भी हमारा उत्तराधिकारी नहीं है भाई, सीधे हड़पा जाएगा। खासकर फिर इसने कुशासन के आधार पर अवध जैसे साम्राज्य को हड़प लिया था। तो रियासत के जो नवाब थे, जो राजा थे, सम्राट थे, उनका इन्होंने अपमान शुरू किया। उसके अलावा उनकी जो पदवी वगैरह थी, ठीक है, पदवी जो उनकी होती थी, उसके अलावा जो उनकी पेंशन होती थी, उनको भी इन्होंने समाप्त कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो ये भी एक रीजन बना कालांतर में, बहुत बड़ा रीजन हो गया ना ये। क्योंकि देखिए राजा का अपना एक ईगो होता है, एक एटीट्यूड होता है, जनता उसको सर्वोच्च माने, लेकिन एक कंपनी आकर उसको बोले कि तेरा कोई अधिकार नहीं है, भट जाए यहाँ से दूर। ठीक है, तो ये चीजें हो रही थी। उसके बाद बात करें सैन्य कारणों की, तो कुछ सैन्य कारण भी थे। सैन्य में अगर बात करें, जो उसमें ब्रिटिशर्स की सेना थी भारत में, देखिए भारत में जो ब्रिटिशर्स की सेना जो थी, इसमें भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात कितना था, भारतीय और अंग्रेज। देखिए मान लीजिए 100 की सेना है ना, तो 100 की सेना में आप मान लीजिए 80 भारतीय थे तो 20 अंग्रेज थे, यानी कि 1:5 था ये। ठीक है, 100 माफ कीजिएगा 100, तो यानी कि 1:5 था ये। अगर मान लीजिए 120 सैनिक है तो 120 सैनिकों में से आप मान लीजिए 100 भारतीय सैनिक थे, 20 आपका अंग्रेज थे। और अंग्रेज केवल उच्च पदों पर थे, इन्फेंट्री हो गई, सिपाही हो गई, जो भी निचले रैंक थे उसमें केवल भारतीय लोग थे उसमें शामिल। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूं इन भारतीय सैनिकों के साथ ये अंग्रेजी ऑफिसर जो थे बहुत ज्यादा नस्लीय टिप्पणी करते थे, धार्मिक टिप्पणी करते थे। तो इससे बहुत ज्यादा पहले से गुस्सा था हमारे भारतीय सेना के जवानों में, जो भारतीय मूल के जवान थे। उसके अलावा इनका प्रमोशन नहीं होता था, केवल सूबेदार तक ये जा सकते थे। ठीक है, और जब हमारा कैनिंग था, कैनिंग के टाइम पर 1856 में हमारा एक
सेना भर्ती अधिनियम आता है, सेना भर्ती अधिनियम, आर्मी रिक्रूटमेंट एक्ट आता है। इस एक्ट में ये बोला गया कि जो नए सैनिक भर्ती होंगे उनको समुद्र पार भी भेजा जाएगा, समुद्र पार भेजा जाएगा। यानी कि जो भी नए सैनिक भर्ती होंगे उनको अगर लड़ाई होती है ब्रिटेन की किसी अन्य देश से तो समुद्र के पार भेजा जाएगा लड़ाई के लिए, ठीक है। तो तभी आप देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक भी जाते हैं। तो ये आपका 1856 का अधिनियम था। इससे सेना के जो जवान थे उनमें आक्रोश पैदा हो गया। तो इसमें क्या होता था, समुद्र पार करना उस समय भारतीय समाज में तड़ी पार जैसा माना जाता था। तड़ी पार होना, तड़ी पार यानी कि सामाजिक बहिष्कार। तो इससे गुस्सा आ गया सैनिकों में, बोला हम तो समुद्र पार करते नहीं है, समुद्र पार करना हमारे धर्म विशेष के खिलाफ है। और जो इसमें पुराने सैनिक थे, केवल नए सैनिकों के लिए था, लेकिन पुराने सैनिकों के भी जो बच्चे थे वो सेना में भर्ती होते थे। तो इनके जो बाप पहले से सेवा कर रहे थे, क्योंकि पैतृक व्यवस्था थी उसमें आर्मी में, जो आर्मी में भर्ती होता था उसका बच्चा भी आर्मी में भर्ती हो सकता था, पैतृक व्यवस्था थी। तो बाप को ये लगा कि अगर मेरा बेटा भर्ती होगा तो वो समुद्र के पार जाएगा लड़ाई करने, उसमें खतरा भी था, सिक्योरिटी नहीं थी। तो इसलिए हमारे क्या हुआ, दोनों वर्ग प्रभावित हो गए, नए सैनिक भी और पुराने सैनिक जो पहले से काम करते हैं उनको भी गुस्सा आ गया, है ना। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा सैन्य कारण में एक बहुत बड़ा रीजन माना गया पोस्टल सेवा पर टैक्स, पोस्टल सेवा पर टैक्स। अब पोस्टल सेवा पर टैक्स क्या था, तो देखिए हमारे जो सैनिक होते थे ना, सैनिक जो 1854 का डाकघर अधिनियम लाया गया डलहौजी के टाइम, तो डाकघर अधिनियम लाया था, ये पोस्टल एक्ट लाया था ना 1854 में डलहौजी। डलहौजी ने बोला जो सैनिक है भाई, सैनिक भी जो अपने पत्र भेजेंगे उस पत्र पर स्टाम्प लगाना जरूरी होगा। स्टाम्प यानी कि डाक टिकट, तो स्टाम्प लगाना तो पैसे देना पड़ेगा। तो सैनिकों को पहले ये चीज फ्री थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 1854 के एक्ट ने बोला कि अब जो पोस्टल सेवा होगी सैनिकों के लिए भी पे होगी, पेड होगी, मतलब इन लोगों को पैसा देना पड़ेगा। तो इससे हमारे सैनिक वर्ग वाले गुस्सा हो गए, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमारा एक अफवाह भी फैली थी, एक अफवाह बहुत ज्यादा समाज में व्याप्त थी उसमें। कौन सी अफवाह थी, तो अफवाह ये थी कि 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था अंग्रेजों ने, और अफवाह ये थी कि 100 साल बाद ये अपने आप 100 साल राज करने के बाद ये चले जाएंगे, 100 साल राज करके चले जाएंगे। ऐसी अफवाह थी समाज में कि अंग्रेज यहाँ पे क्या है 100 साल राज करेंगे उसके बाद चले जाएंगे, ठीक है। तो 1757 प्लासी युद्ध के बाद 100 साल हो चुके थे, 1857 आ चुका था। तो लोगों को ये अफवाह फैल गई थी लोगों के बीच में कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं। हालांकि केवल अफवाह थी, ठीक है, इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। क्यों जाएंगे भाई, वो तो इतना अच्छा उपनिवेशवाद बना है, यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना व्यापारिक फायदा हो रहा है, तो वो क्यों ऐसे सोने की चिड़िया को छोड़ के जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम था खाली कि 100 साल बाद अंग्रेज देश को छोड़ के चले जाएंगे। अब आ जाते तात्कालिक कारण क्या था। देखिए तात्कालिक कारण बहुत महत्वपूर्ण है। इतने रीजन तो पहले से थे, मतलब इतने रीजंस की वजह से भारतीयों के अंदर आक्रोश था, ठीक है। सैन्य कारण थे, आर्थिक कारण थे, सामाजिक और धार्मिक कारण थे, प्रशासनिक कारण थे और राजनीतिक कारण थे। इससे तो प्रजा खिन्न थी ही, एक वर्ग खिन्न था। लेकिन जो तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का, इसकी शुरुआत होती है भैया आपका कहां से, बैरकपुर बंगाल से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बैरकपुर बंगाल से हुआ क्या, देखिए कहानी क्या थी। उस समय ब्रिटिश सेना में एक राइफल यूज की जाती थी, राइफल का नाम था उसमें क्या, ब्राउन ब्रेस, ब्राउन बेस, माफ कीजिएगा, ब्राउन बेस एक राइफल का नाम था। तो अंग्रेज सरकार ने या बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय क्या किया कि जो हमारी पुरानी लोहे वाली बंदूक थी ब्राउन बेस, इसकी जगह पर एक नई बंदूक को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल, ठीक है। तो इन्होंने एक न्यू इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया, और जो इसमें कारतूस लगता था, यानी कि जो इसमें कारतूस फिट होता था इस बंदूक के अंदर, गोली डालने से पहले कारतूस खींच के डालना पड़ता था। तो ये खबर फैल गई कि जो कारतूस इसमें प्रयोग हो रहा है, कारतूस, इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, गाय और सूअर की चर्बी, ठीक है, गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। तो ऐसी खबर फैल गई भाई, यही तात्कालिक कारण था, ठीक है। बंगाल की पूरी सेना में ये बात फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को लग गया कि चर्बी वाले जो कारतूस है उसका प्रयोग करेंगे तो उनका धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। और अधिकारियों ने इस बार अफवाह की जांच किए हुए बिना बोला कि ये जो बात है बिल्कुल गलत है, इसमें कोई भी चर्बी इस प्रकार की प्रयोग नहीं हुई है, ऐसा बोला गया।
और सैनिकों को ये विश्वास था कि जानबूझ के ऐसे कारतूसों का प्रयोग करके सरकार क्या कर रही है, उनका धर्म भ्रष्ट कर रही है और उनको ईसाई बनाने का प्रयास कर रही है। तो इससे सैनिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, ठीक है। और यही उसमें तात्कालिक कारण था। और सबसे पहले यह आग लगी किसके अंदर, 34वीं इन्फेंट्री थी उसमें। 34वीं इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, ठीक है। तो 34वीं जो इन्फेंट्री थी, इसके सैनिक थे हमारे बैरकपुर बंगाल। बैरकपुर बंगाल से शुरुआत हुई और बैरकपुर बंगाल में भैया आपका विद्रोह कर दिया किसने, मंगल पांडे जी ने। मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे माने नहीं, मंगल पांडे को गुस्सा आया और मंगल पांडे ने क्या किया, सैन्य अधिकारी था लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट, इन दोनों की ऑन द स्पॉट गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे ने बोला तुम हमारा ऐसे धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, तो इसने क्या किया, मंगल पांडे जी ने क्या किया, उसमें एक लेफ्टिनेंट बाग था और मेजर सार्जेंट था, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी को क्या होती है, फांसी की सजा दी जाती है और मंगल पांडे जी शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहले 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था, बैरकपुर छावनी बंगाल में शुरू हुआ और 29 मार्च को क्या किया मंगल पांडे जी ने, 29 मार्च 1857 को 2 अधिकारियों को गोली मार दी। इसके कुछ ही दिनों के बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी की सजा हो गई, ठीक है, फांसी दे दी गई। इसके बाद पूरी जो छावनियां थी उनमें सनसनी की तरह खबर फैल गई कि जो भी हम ये कारतूस यूज कर रहे हैं न्यू इनफील्ड राइफल में, इस कारतूस में हमारा क्या है, सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। तो भाई हर जगह खबर फैल गई, आग की तरह खबर फैली और खबर उड़ते उड़ते पहुंच गई कहां पे, मेरठ छावनी में। मेरठ छावनी में खबर पहुंच गई, ठीक है। और ये खबर मेरठ छावनी में पहुंची 24 अप्रैल 1857। सैनिकों को ये भी पता चल गया कि हमारे एक भाई को इन्होंने फांसी की सजा दी थी, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हुआ, 24 अप्रैल 1857 को जैसे ही खबर मेरठ छावनी में पहुंची तो आपका सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो बोला जाता है उसमें 90 में से 85 जो सैनिक थे उन सैनिकों का तुरंत क्या कर दिया गया, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल देखिए सेना से निकालने की एक प्रोसेस होती है किसी भी सैनिक को, तो 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल हो गया, ठीक है। तो ये घटना हुई मेरठ में। इसके बाद क्या हुआ देखिए, आपका ऑफिशियली तौर पे जो मेरठ में जितने भी लोग भड़के हुए थे, इन लोगों ने अपना समूह बनाया। उसमें देखिए नगर कोतवाल थे एक मेरठ के, नगर कोतवाल यानी कि मेरठ के उसमें इंस्पेक्टर बोल सकते हैं कौन थे, धनसिंह गुर्जर। धनसिंह गुर्जर, तो गुर्जर लोगों ने भैया, गुर्जर और जाटों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें। उनके साथ साथ एक व्यक्ति और थे आपका कदम सिंह गुर्जर। कदम सिंह गुर्जर, अब इनने देखिए जितने भी वहां पर सैनिक कोर्ट मार्शल हुआ और जो गिरफ्तारी हुई लोगों की विद्रोह को सपोर्ट करने की वजह से, नगर कोतवाल ने उन सबको रिहा कर दिया और बोला कि भैया अब क्रांति करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने क्रांति के नेतृत्व के लिए एक आदमी को चुनते हैं। तो 10 मई 1857 को क्रांति का ऑफिशियली शुरुआत हो गई। 10 मई 1857 ये महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और ये ऑफिशियल डेट भी है 1857 की रिवोल्ट का। तो 10 मई को 1857 को विद्रोह का आरंभ मेरठ छावनी में हो गया। सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चला दी, अपने साथियों को मुक्त करवा कर वो दिल्ली की तरफ चल उठे, ठीक है, और दिल्ली पहुंच गए वो। 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए सभी सैनिक और जितने भी लोग थे इनके साथ, इनका सपोर्ट करते हुए। और यहाँ पर इन्होंने बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर जो था दिल्ली में, उसमें मुगल शासक था ना, इसको बोला कि आप इस क्रांति के आप क्या बनेंगे, लीड करेंगे, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर, ये द्वितीय भी है, सेकंड, इसको जफर भी कहा जाता है क्योंकि जफर नाम से कविताएं लिखता था। तो बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर लिया यहाँ पे क्रांति का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रतीकात्मक रूप से बोल सकते हैं कि ये केवल नेतृत्व कर रहा था क्योंकि बहादुर शाह जफर काफी उम्रदराज हो चुका था, उसमें बूढ़ा हो चुका था। तो बहादुर शाह जफर का एक यहाँ पे खास व्यक्ति था, ठीक है, तो खास व्यक्ति था जिसका नाम था कमांडर बख्त खां। कमांडर बख्त खां, तो बख्त खां ने इसका नेतृत्व किया, उसमें बख्त खां के हाथ में नेतृत्व आ गया। हालांकि नाम बहादुर शाह का ही रखा गया क्योंकि वो मुगल शासक था उसमें। और उसके बाद दिल्ली में देखिए आपका क्या हुआ, क्रांति हो जाती है। हालांकि दिल्ली में इस क्रांति को दमन के लिए ब्रिटिशर्स हैं वो भेजते हैं किसको, निकोलसन को। निकोलसन को यहाँ पे भेजा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हडसन आता है, निकोलसन एंड हडसन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो निकोलसन और हडसन के नेतृत्व में दिल्ली का जो विद्रोह हुआ था इसको दबा लिया गया। हालांकि इसमें निकोलसन जो था इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, निकोलसन यहाँ पे मारा जाता है। निकोलसन तो मारा जाता है, जबकि हडसन जो है इस विद्रोह को, इस संघर्ष को दबाने में क्या होता है, कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हडसन जो है विश्वास दिलाते हैं हमारे बहादुर शाह जफर को
कि आपके 2 पुत्र और जो आपका पौत्र है यानी कि जो आपका नाती है, इनको हम कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। और बाद में बोला जाता है कि उनको गोली मार दी गई थी हडसन के द्वारा। मतलब हडसन बहादुर शाह जफर के पुत्रों को और जो उसका ग्रांड सन था उनको गोली मार देता है, ठीक है। और बहादुर शाह जो था आपका हुमायूं के मकबरे में जाके छिप जाता है, लाल किले को छोड़ देता है। ये लाल किले से ये हुमायूं का जो मकबरा है, टॉम्ब ऑफ हुमायूं, वहां पर ये छुप जाता है। और इसकी सूचना जो है भैया आपका जीनत महल दे देती है। और इसके बाद अंग्रेज इसको पकड़ के, बहादुर शाह जफर द्वितीय को पकड़ के सीधे रंगून यानी कि वर्तमान जो म्यांमार है, बर्मा, रंगून निर्वासित कर देते हैं, ठीक है। और यही रंगून में 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1862 में इसका चैप्टर क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो अब दिल्ली के अलावा फिर कुछ अन्य प्लेसेस थे जहां पर ये क्रांति आपका शुरू हुई थी। लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार, ठीक है, इलाहाबाद हो गया। तो बहुत सी जगह पर ये क्रांति फिर हमारा विस्तारित होती है। हालांकि एक समय में नहीं हो पाई, अलग अलग डेट्स में ही हो रही थी। तो इस वजह से अंग्रेजों को आसानी भी हो रही थी इसका दमन करने में, ठीक है। तो दिल्ली में हमारी क्रांति का दमन हो जाता है। बहादुर शाह पकड़ा गया, उसका जो खानदान था उसको भी मार दिया गया, देखिए यहाँ पे, है ना। तो ये पूरी घटना हुई और इसके बाद रंगून निर्वासित होता है और 1862 में वहीं पे मृत्यु हो जाती है। वहीं बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में 1857 का जो विद्रोह था, क्रांति था, इसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल का अन्य नाम है भाई आपका महकपरी भी कहा जाता है इनको, महकपरी, ठीक है, बेगम हजरत महल। अब देखिए 1857 की क्रांति से एक साल पहले ही 1856 में क्या हुआ था, हमारा वाजिद अली शाह की मृत्यु हो जाती है। और अवध को कुशासन के आधार पर डलहौजी क्या करता है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देता है ना, मिला देता है ना अवध को कुशासन के आधार पे। और हमारा वाजिद अली शाह की भी मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल का एक पुत्र था जिसका नाम था बिरजिस कादिर, उसको नवाब घोषित कर देते हैं और अपना प्रशासन करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आपका जैसे विद्रोह जो हमारा 1857 की क्रांति की बात पता चलती है, तो अवध के लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। ये लखनऊ वाला जो एरिया है, लखनऊ मतलब अवध वाला एंटायर एरिया आ गया इसमें, ठीक है। तो अवध कहा जाता था इसको पूर्व में। तो अवध का जो पूरा भूभाग था, यहाँ के जो लोग थे, तो ये लोगों ने क्या किया, उसमें बेगम हजरत महल को सपोर्ट किया और क्रांति की शुरुआत कर दी यहाँ पे, ठीक है। हालांकि देखिए आपका यहाँ पे जो क्रांति हुई थी आपकी 4 जून 1857 को हुई थी, लखनऊ में जो हुई थी 4 जून 1857 को। तो यहाँ पर इस क्रांति का दमन किया था एक ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल ने। कैंपबेल ने यहाँ पे दमन किया और इसने दमन किया था लखनऊ वाले क्रांति का गोरखा सैनिकों की मदद से। गोरखा सैनिकों की मदद से, ठीक है। अब गोरखा कितने खतरनाक थे आपको पता है, आपने उत्तराखंड इतिहास पढ़ा है ना। तो संगोली की संधि के बाद जब आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था, गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने में सहमति बनी और काठमांडू में एक रेजिडेंट रखने में सहमति बनी थी। तो यहाँ पर कैंपबेल ने किया, गोरखा सैनिकों की मदद से तो लखनऊ का जो हमारा विद्रोह था उसको भी आसानी से इन्होंने दबा दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर में जो हमारा विद्रोह हुआ या क्रांति हुई, कानपुर में हमारा किसने लीड किया था, तो कानपुर में लीड करने वाले थे हमारे नाना साहब। यहाँ पर क्रांति होती है आपकी 5 जून 1857 को और यहाँ पर लीड किया था उसमें नाना साहब ने। नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत, ये भी पूछा जाता है, धोंदू पंत, ठीक है। नाना साहब ने खुद को पेशवा भी घोषित कर दिया था यहाँ पे, क्लियर। तो और यहाँ पर नाना साहब को सपोर्ट कर रहा था तात्या टोपे का वास्तविक नाम था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनका वास्तविक नाम था तात्या टोपे का आपका रामचंद्र पांडुरंग, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जामों में, किसका वास्तविक नाम था, ठीक है। तो तात्या टोपे का था। तो यहाँ पर देखिए कानपुर वाला विद्रोह जो होता है 5 जून 1857 को होता है। नाना साहब और तात्या टोपे यहाँ पे नेतृत्व करते हैं। नाना खुद को पेशवा घोषित कर देते हैं, लेकिन कैंपबेल जिसने लखनऊ का दमन किया था, वो कैंपबेल यहाँ पे भी पहुंच जाता है। और मैंने आपको बताया कैंपबेल के पास कौन है, गोरखा सैनिक है, ठीक है। तो कैंपबेल यहाँ पर विद्रोह का दमन कर लेता है और नाना साहब जो है चले जाते हैं नेपाल की तरफ। देखिए लखनऊ से जो बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल हो गई हमारी बेगम हजरत महल, और हमारे जो नाना साहब थे ना, ये दोनों ही शरण ले लेते हैं नेपाल में, नेपाल की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तात्या टोपे अभी साथ देंगे किसका, तात्या टोपे अभी हमका झांसी में भी दिखेंगे और उसके बाद तात्या टोपे को क्या हो जाता है, फांसी की सजा हो जाती है ना। तो तात्या टोपे तो अपना बलिदान कर देंगे, जबकि नाना साहब और बेगम हजरत महल कहाँ चले जाते हैं, नेपाल को चले जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा झांसी में जो था देखिए रानी लक्ष्मीबाई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर आपका लीड कर रही थी झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई
ठीक है। अब रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे, इनका नाम था, पति का नाम क्या था इनके, गंगाधर राव। गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो इनका पुत्र था, दत्तक पुत्र, दत्तक का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र का नाम क्या था, दामोदर राव। इसको दामोदर राव, ठीक है, इसकी अनुमति के लिए गंगाधर राव ने पत्र भेजा था डलहौजी को, लेकिन पत्र पहुंचने से पहले गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। डलहौजी बोलता है नहीं भाई नहीं, हम नहीं मानेंगे, ठीक है, हमने बोला ये हमारी चॉइस है कि हम आपके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी माने न माने, पहले वो बोल चुके होते हैं अपने एक्ट में। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जब क्रांति शुरू होती है तो रानी को भी लगता है भैया ठीक है। 1854 में क्या होता है, झांसी का विलय का जो हमारा सिस्टम है वो 1854 में हो जाता है। अब रानी लक्ष्मीबाई को वहां पे देखिए विलय तो हो जाता है, विलय के बाद भी थोड़ी था कि आपका पूरा शासन ले लिया जाता था, यानी कि आप विलय, संधि पत्र में विलय का मतलब था कि वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है, ठीक है, जैसे आपका सहायक नीति लगभग वही थी। अब यहाँ पर देखिए रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ क्या किया, ग्वालियर की तरफ को इन्होंने रुख किया और ग्वालियर में इन्होंने ग्वालियर में क्या किया, इन्होंने क्रांति को शुरू कर दिया ग्वालियर में, ठीक है, और ग्वालियर पर इन्होंने अधिकार कर लिया। ग्वालियर में कौन थे उसमें, ग्वालियर में थे हमारे कौन, सिंधिया, जो सिंधिया फैमिली थी, ग्वालियर में थी सिंधिया फैमिली, ठीक है, तो सिंधिया फैमिली थी। और ग्वालियर में जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे भी इनके साथ हो गया, तात्या टोपे भी इनके साथ थे, ठीक है, ग्वालियर में। अब यहां पर हमारे ब्रिटिशर्स ने भेजा किसको, ह्यूरोज को। यहां पर आता है ह्यूरोज और हमारा रानी लक्ष्मीबाई के बीच में भयंकर युद्ध होता है, ठीक है। इस पे सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां भी है, आपने सुना होगा, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी कविता है, हमारे एनसीईआरटी में भी थी जब हम छोटी क्लासेस में थे। तो ह्यूरोज क्या करता है, यहाँ पर एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई अपने पीठ में दत्तक पुत्र को लगाकर युद्ध स्थल में लड़ती है और तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो झांसी में विद्रोह शुरू हुआ था, या बोल सकते झांसी के एवज में ग्वालियर क्षेत्र में जो विद्रोह था वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। सिंधिया जो था, इसमें सिंधिया जो हमारा वर्ग था, या बोलते हैं सिंधिया जो लोग थे वो इस क्रांति में न्यूट्रल रहे थे। सिंधिया और होलकर ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो अगर सिंधिया भी इसमें सपोर्ट करते तो हो सकता था कि तस्वीर कुछ अलग होती है। तो कई बार ब्रिटिशर्स के द्वारा बोला गया है कि अगर सिंधिया ने भी इस 1857 की क्रांति में भाग लिया होता तो हमको बोरिया बिस्तर लपेट के जाना होता, ठीक है। तो सिंधिया नहीं थे इसमें। वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो क्रांति का नेतृत्व किया था बिहार में किसने, कुंवर सिंह जी ने, कुंवर सिंह, ठीक है, बिहार के जगदीशपुर के राजा थे। तो यहाँ पर हमारा कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह का दमन यहाँ पे किसने किया था, टेलर मेजर था इसमें, टेलर मेजर, और एक और था इसके साथ विंसेंट नायर, ठीक है। तो बिहार वाले क्रांति का भी यहाँ पे विद्रोह हो गया, मतलब दमन हो गया। बात करें इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज की, तो प्रयागराज में क्रांति हुई थी आपकी 6 जून 1857 को, ठीक है। और यहाँ पर किसने किया था क्रांति का नेतृत्व, लियाकत अली ने किया था, लियाकत अली। और यहाँ पर भी हमारा विद्रोह समाप्त हो गया। इसको दमन किया किसने, कर्नल नील ने आसानी से इलाहाबाद वाले विद्रोह का भी दमन कर दिया, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे फैजाबाद, इनके वर्तमान जो अयोध्या का क्षेत्र है, उसमें अयोध्या और लखनऊ का जो क्षेत्र था संयुक्त रूप से अवध में ही आता था। फैजाबाद में भी लेकिन यहाँ पर क्रांति की शुरुआत की गई। और फैजाबाद में क्रांति की थी किसने, मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है। और मौलवी अहमदुल्लाह जो था ना, ये डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। जहां जहां ये जाता था इसके आगे डंका बजता था, डंका यानी कि ढोल बजाए जाते थे, तो इसको डंका शाह भी कहा जाता था। और ये इतने खतरनाक थे, मतलब कभी भी क्वेश्चन आपका बनता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो वो थे मौलवी अहमदुल्लाह। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि हिंदू और मुस्लिमों को इन्होंने कनेक्ट किया था, एकता की थी, यूनिटी बनाई थी। और इनका इतना ज्यादा प्रभुत्व था कि अंग्रेजों ने इस पे 50,000 का इनाम रखा था। बोला इसको पकड़वाने वाले को 50,000 का इनाम मिलेगा, ठीक है, 50,000 का इनाम रखा गया था मौलवी अहमदुल्लाह पे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में मौलवी अहमदुल्लाह का जो दमन किया था, क्रांति का दमन किया था, ये भी हमारा नील ने ही किया था, जो ऊपर मैंने आपको बताया, कर्नल नील, जिसने प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में लियाकत अली जो नेतृत्व करके उसका दमन किया था, उसी नील ने यहाँ पर हमारा मौलवी अहमदुल्लाह का भी दमन किया था। हालांकि बाद में नील भी मारा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो नील था वो भी मारा जाता है। चलिए उसके बाद बरेली की मैं बात करूं तो बरेली में हमारा क्रांति का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने, खान बहादुर खान, ये भी कई बार पूछा जाता है।
बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। ठीक है, और भी एक दो जगह थी, जैसे कि मैं बात करूं आपका 1857 की क्रांति में हमारा जो आपका एक प्लेस रह गया इसमें, असम, असम भी था इसमें, असम में भी हुआ था विद्रोह। ठीक है, असम में, तो असम में जो विद्रोह हुआ था यहाँ पर मनीराम दत्त ने की थी। मनीराम दत्त ने असम में इस क्रांति को शुरू किया था। ठीक है, और वहां पे जो एक अंतिम राजा थे, उन अंतिम राजा के पोते को राजा घोषित किया। हालांकि बाद में मनीराम को पकड़कर कलकत्ता में फांसी की सजा दी गई। राजस्थान में भी जो कोटा एरिया था, कोटा, केवल कोटा वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, कोटा वाला जो क्षेत्र था, इस कोटा क्षेत्र में क्रांति देखने को मिली। इसके अलावा राजस्थान का जो हमारा जोधपुर था, बीकानेर था, जयपुर था, इन राज्यों ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया है। ठीक है, ये जानते थे अगर भाग लेंगे तो हमारा क्या असर होगा। तो कुल मिलाकर देखिए 1857 की क्रांति में किन किन लोगों ने भाग नहीं लिया भाई। तो 1857 की क्रांति में निजाम हो गए, हैदराबाद वाले निजाम हो गए, सिंधिया हो गए, जयपुर और इसके अलावा होलकर हो गए, जयपुर घराना हो गया, जोधपुर घराना हो गया, बीकानेर हो गया। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया, इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब आगे 1857 का जो रिवोल्ट था, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की मैं बात करूं तो 1857 की जो क्रांति थी, क्रांति का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक सिंबल क्या था इसका, तो इस 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल एवं रोटी, कमल एवं रोटी, यानी कि ब्रेड एंड लोटस। ठीक है, लोटस एंड ब्रेड इसका सिंबल था। इसमें एक झंडा गीत भी लिखा गया था उसमें। ठीक है, 1857 की क्रांति के लिए एक झंडा गीत लिखा गया था एक व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम था अजीमुल्लाह, अजीमुल्लाह। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हमारे देखिए 1857 का रिवोल्ट हो रहा था, उसमें वायसराय कौन था भारत का, तो वायसराय था उसमें कैनिंग, वायसराय बन जाते हैं। कैनिंग के टाइम पर ये विद्रोह हुआ था। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिटेन में, उसमें प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, उसमें पूछा जाता है एग्जाम में, पामस्टन था। पामस्टन जो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का मशहूर कवि कौन था, तो मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर के समकालीन थे मिर्जा गालिब। ठीक है, मिर्जा गालिब, ये भी महत्वपूर्ण नाम है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है 1857 की क्रांति के। इसके अलावा देखिए 1857 रिवोल्ट के बारे में कुछ लोगों ने अपने अपने मत दिए, तो ये मत आपको जानने आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं बात करूं, पहला देखिए आपका फर्स्ट, ये देखिए आपका 1857 की क्रांति को क्या बोला गया था। 1857 की क्रांति को आपका स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि जो 1857 की क्रांति थी, ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ये बोला था वीडी सावरकर जी ने, विनायक दामोदर सावरकर। बहुत महत्वपूर्ण, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, एक व्यक्ति आए, उन्होंने बोला ये तो ना पहला, दूसरा स्टेट में है, न पहला, न राष्ट्रीय, न पहला, न राष्ट्रीय, और न ही स्वतंत्रता संग्राम, और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति आए, उन्होंने बोला कि ये ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय क्रांति थी, और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। ये बोलने वाले व्यक्ति थे आर.सी. मजूमदार। ठीक है, मजूमदार ने बोला। एक स्टेटमेंट आई भाई, ये धर्मांध और ईसाइयों के मध्य संघर्ष था। धर्मांध मतलब हिंदू मुस्लिम, धर्मांध और ईसाइयों के बीच, ईसाइयों के मध्य संघर्ष था, धर्मांध और ईसाइयों के मध्य संघर्ष। ठीक है, इसको किसने बोला था, तो ये बोला था किसने, आपका L.E.R. रीज नामक व्यक्ति ने। ठीक है, इसने ये स्टेटमेंट दी। एक ने बोला भैया ये जो क्रांति थी, ये सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था, सभ्यता व बर्बरता, बर्बरिज्म जिसको कहते हैं। ठीक है, ये सिविलाइजेशन और बर्बरता के मध्य युद्ध था। ठीक है, ये किसने बोला, ये भी हमारा L.E.R. रीज ने बोला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नहीं माफ कीजिएगा, सभ्यता और बर्बरता के मध्य हमारा ये युद्ध हुआ था, ये बोला था किसने, T.R. होम्स ने। ये बोला T.R. होम्स ने। ठीक है, कुछ है। और एक हमारा दिया गया, देखिए आपका स्टेटमेंट, 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र थी।
1857 की क्रांति एक षड्यंत्र थी, ये किसने बोला? ये स्टेटमेंट दी थी हमारी किसने? आउट्रम टेलर ने, आउट्रम टेलर। ठीक है, तो ये कुछ थे हमारे महत्वपूर्ण, आउट्रम टेलर ने ऐसा बोला। और बाकी इसमें ये पूछा जाता है, एक और बना था, यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। ठीक है, तो स्वार्थी सिपाही विद्रोह इसको बोला है सीले ने, स्वार्थी, यह एक स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। ठीक है, ये किसने बोला है? ये कथन दिया है किसने? आपका सीले ने। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट है, इनको आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो 1857 का रिवोल्ट हुआ ना, इससे संबंधित कुछ किताबें भी लिखी गई हैं। कौन कौन सी किताबें हैं इस रिवोल्ट पे, वो आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक तो इस पे किताब लिखी गई थी 1857, खाली टाइटल ही इसका है 1857 किताब का नाम, और ये लिखी थी किसने? आपका एस एन सेन। ठीक है, एस एन सेन ने लिखी है किताब 1857। और ऐसे लिखा है हमारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये किताब जो लिखी है ये भी वीडी सावरकर की है, विनायक दामोदर सावरकर। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये हमारी किसने लिखी थी? वीडी सावरकर जी ने। एक किताब आई 1857, द ग्रेट रिवोल्ट, द ग्रेट रिवोल्ट, और ये किताब लिखी है किसने? तो ये किताब लिखी है अशोक मेहता ने, अशोक मेहता। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको लिखा रहा हूं, ज्यादा इसमें लिखने की आवश्यकता है नहीं, बस इतना आप याद रखेंगे। हाँ, एक किताब और है जो थोड़ा महत्वपूर्ण है, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये किताब जो लिखी है, ये लिखी है आपके किसने? आर.सी. मजूमदार ने, आर.सी. मजूमदार। ठीक है, और आर.सी. मजूमदार ने क्या स्टेटस दिया था, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही एक स्वतंत्रता संग्राम था। ये स्टेटमेंट भी दिया आर.सी. मजूमदार ने, और एक बुक भी लिखी इस पे, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। अब आ जाते हैं जो हमारा 1857 की क्रांति हुई थी, इस क्रांति की सफलता सिद्ध नहीं हो पाई, यानी कि ये क्रांति असफल हो गई। क्यों हुई असफल? इसके भी तो कुछ रीजन होंगे ना, क्यों 1857 की जो क्रांति थी वो असफल हो गई थी भाई। तो 1857 की क्रांति के असफलता के कारण थे, सबसे पहले तो इसमें पहला जो कारण था उचित नेतृत्व की कमी, उचित नेतृत्व एवं एकता की कमी, यूनिटी नहीं हो पाई, एकता की कमी। जैसा कि आपको बता चुका हूं, देखिए लखनऊ में किसी तिथि को हो रहा है, दिल्ली में कभी पहुंच रहा है, बिहार में अलग टाइम पे हो रहा है, इलाहाबाद में अलग टाइम पे हो रहा है, कानपुर में अलग टाइम पे हो रहा है, यानी कि एक उचित नेतृत्व नहीं हो पाया कि एक फिक्स डेट होती जिस दिन सब जगह पे एक साथ विद्रोह होता तो उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता। ठीक है, तो ये और साथ ही यूनिटी नहीं हो पाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे ग्वालियर के सिंधिया थे, होलकर थे, जयपुर थे, निजाम थे, इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, ऐसे बहुत से लोगों ने उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। अगर आप उत्तराखंड के इतिहास में भी देखेंगे, जब हल्द्वानी में और देहरादून में विद्रोह हो रहा था 1857 का, तो उस समय जो टिहरी रियासत की जनता थी या टिहरी रियासत का राजा था, उसने पूरा ब्रिटिशर्स का साथ दिया, हेनरी रैमजे का साथ दिया गया उसमें, है ना। तो इससे क्या हुआ, रिवोल्ट हो ही नहीं पाया। तो बहुत से ऐसी रियासतें थी जिन्होंने उसमें आपका भारतीयों का या जो हमारे क्रांति में शामिल लोग थे उनका साथ न देकर ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सैनिकों की भी बात करें तो इसमें जो सैनिक विद्रोह हम इसको बोलते हैं, तो सैनिकों में भी जैसे बैरकपुर छावनी थी, मेरठ के सैनिक थे, कुछ ही सैनिकों ने यहाँ पर क्या किया, विद्रोह में भाग लिया। बाकी देखिए अगर हम बात करें, पंजाब हो गए, गोरखा सैनिक हो गए, मद्रास के सैनिक हो गए, ये लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से हमारे ही सैनिकों को गोली चला के मार रहे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखिए जमींदार हो गए, शिक्षित वर्ग हो गए, इन्होंने जमींदार और शिक्षित वर्ग, जमींदार व शिक्षित वर्ग यानी कि जो लिटरेट लोग थे, शिक्षित वर्ग, पढ़े लिखे लोगों का जो क्लास था ना, उसने भाग नहीं लिया, न्यूट्रल रहे ये लोग। तो पढ़े लिखे लोग भाग लेते तो क्या पता और इसका दूसरा कुछ यहाँ पे रिजल्ट हो सकता था, है ना। तो ये भैया आपका, इसीलिए हमारी जो 1857 की क्रांति थी वो आपकी असफल हो गई। ठीक है, उचित नेतृत्व की कमी, निश्चित कोई डेट न होना,
एकता में कमी, जमींदार और शिक्षित वर्ग का भाग नहीं लेना, और बहुत से रियासतों की और राजाओं की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बॉन्डिंग थी, इसकी वजह से ये चीजें हुई। अब 1857 का जब रिवोल्ट हुआ भैया, इसने भारतीयों को आभास करा दिया कि हमारा जो विद्रोह हुआ है, ये जो विद्रोह है ना, इससे भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एक राष्ट्रीयता और हमारा क्या देखने को मिला था, एकता देखने को मिली थी कि कैसे भी करके हम क्या कर सकते हैं, इन अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं और हमारे देश को आजाद हम करा सकते हैं। ठीक है। और विद्रोह के बाद क्या हुआ, भारत सरकार का जो उसमें ढांचा था, नीतियां थी, उनमें बहुत से परिवर्तन किए गए और धीरे धीरे भारतीयों को देश के शासन में भाग लेने का अवसर यहाँ पे बढ़ते ही गया। और जैसे ही हमारा 1857 की क्रांति का खबर ब्रिटेन पहुंचती है, तो ब्रिटेन में नेक्स्ट ईयर हमारा क्या होता है, संसद में एक अधिनियम पारित किया जाता है, क्राउन का एक्ट। तो क्राउन का एक्ट आ जाएगा 1 नवंबर 1858, और इसमें इलाहाबाद में जो आयोजित दरबार था, तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था, और उद्घोषणा में ये बोला गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके संपूर्ण भारत में जितना भी ब्रिटिश क्षेत्र है उसमें हमारा क्या होगा, क्राउन के अधीन हो गया। यानी कि अब रानी जो थी, जो महारानी थी इंग्लैंड की, वो अब भारत की भी महारानी होगी। ठीक है। इसी एक्ट के द्वारा भारत का एक राज्य सचिव का पद बनाया गया। उसके सदस्य, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य इंडिया काउंसिल की स्थापना यहाँ पे की गई थी। और ध्यान रखेंगे 1858 के तहत ही हमारे क्या, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको फिर वाइसराय कहा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, कैनिंग से शुरू करेंगे। ठीक है। और ब्रिटिश जो हमारा साम्राज्य था उसके विस्तार पर रोक लगाई गई। भारतीयों के जो धार्मिक मामले थे उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, है ना। यानी कि ब्रिटिशर्स को भारतीय लोगों के धार्मिक मामले थे उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर ना किया जाए। उसके अलावा सभी के लिए एक समान कानूनी सुरक्षा हो, भारतीयों के प्राचीन अधिकारों की रक्षा, रीति रिवाजों की रक्षा हो। ठीक है। भारतीयों का अपमान न किया जाए, उनके धर्म का अपमान न किया जाए। बहुत सी चीजें इसमें की गई। साथ ही अंग्रेजों ने सेना का पुनर्गठन भी किया इसमें। यानी कि जितने भी हमारे आधुनिक हथियार थे, तोपखाने थे, उनका जो संचालक बनाया अपने यूरोपीय लोगों को बनाया। नॉर्मली जो पैदल सेना वगैरह थी, और उनको केवल उन्होंने क्या किया, नीचे रखा। ठीक है। बाकी मेन जो विभाग थे अपने सैनिकों को दे दिए, ताकि अगर विद्रोह भी होगा तो इनके हाथ में बम बारूद, गोला बारूद ये ना लग सके। तो बहुत सी चीजें होती है इस क्राउन एक्ट के बाद जो कि महत्वपूर्ण था। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो आज हमने टॉपिक पढ़ा 1857 की क्रांति, तो ये क्रांति पूरी तरीके से असफल रही। ठीक है। हालांकि इस क्रांति ने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर किया, और इसका फायदा ये मिलता है कि जो 1858 का क्राउन का एक्ट आता है या 1858 का जो एक्ट आता है, ये बहुत से सुधार भारत में लेकर आएगा, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। ठीक है। तो चलिए यहीं पे सेशन समाप्त करेंगे। जल्दी मिलते हैं आपको अगले पार्ट में।